हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 23वां लेसन स्टार्ट किया था बायोलॉजी में, जिसका नाम है मानव में श्वसन तंत्र। और हमने उसके अंदर जो श्वसन अंग है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं, कहाँ से होकर वायु जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती है, फिर कैसे वो वापस उसी रास्ते से बाहर निकलती है। ठीक है, तो हमने अंगों के बारे में पढ़ लिया था। वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। आज हम जो पढ़ेंगे, थोड़ा रिवाइज करने के बाद में आज हम पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि, किस प्रकार से श्वसन जो है उसकी क्रियाविधि कैसी होती है। ठीक है, और उसके बाद में श्वसन से संबंधित आयतन, क्षमताएं और कृत्रिम श्वसन, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा इससे संबंधित रोग। तो ये चीज़ें अपने को आज क्लियर करनी है। ज़्यादा आज की लास्ट क्लास होगी, ज़्यादा कोई बड़ा इसके अंदर आगे कोई इतना मैटर है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये चैप्टर जो है छोटा सा है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया कि अपना जितने ज़्यादा चैप्टर हो जाए अच्छी बात है। तो छोटा सा चैप्टर है, आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने, जैसा कि मैंने बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने श्वसन अंगों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। श्वसन अंगों के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो वायु होती है, क्योंकि श्वसन क्या है, वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर में ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको शरीर से बाहर निकालना, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, सबसे पहली बात कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, नाक थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई है, कोई बात नहीं, ये इसका नासा छिद्र हो गया। नासा छिद्र से कौन जाएगी, ऑक्सीजन युक्त वायु। वायु कहाँ से प्रवेश करेगी, सबसे पहले नासा छिद्र से प्रवेश करेगी। नासा छिद्र जो है आगे जाकर नासा गुहा, यहाँ पर आगे की ओर ये जो बना रही है इसको अपन कहते हैं नासा गुहा। नासा गुहा में खुलता है नासा छिद्र जो है, आगे जाकर किस में खुलता है, नासा गुहा में। ठीक है, नासा गुहा और ये जो मुख गुहा है, मुख गुहा पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे मुख गुहा क्या होती है। ठीक है, जहाँ से हम खाना खाते हैं, तो ये जो बकल कैविटी जिसे बोलते हैं, तो मुख गुहा होती है। ये दोनों आगे जाकर मिल जाती है इस तरह से, देखिए यहाँ पर मिल रही है ये। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्रसिका। क्या कहते हैं, ग्रसिका। मतलब सुनिए ध्यान से, जो अपना वायु है, अपनी ऑक्सीजन युक्त वायु है, वो कहाँ गई, नासा छिद्र के अंदर गई, फिर वो नासा गुहा में गई, फिर उसके बाद में ग्रसिका में गई। ग्रसिका के आगे हमने पढ़ा था क्या होता है, ग्रसिका के आगे एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस पढ़ा था हमने, एपिग्लोटिस पढ़ा था। उसके अंदर कैसे होता है, देखिए ये मान लीजिए ये यहाँ से आएगी फूड पाइप, मान लीजिए ये फूड पाइप है। ठीक है, ये वाला अपना फूड पाइप हो गया, मतलब भोजन जाने का रास्ता। ठीक है, ये अपना वायु नलिका हो गई, ये वायु नलिका हो गई, और ये भोजन नलिका हो गई। ओके, अब इन दोनों के यहाँ पर इस जगह पर ऐसी संरचना होती है, एकदम पेशियों जैसी संरचना होती है, जिसे अपन ने नाम क्या दिया था, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहा था। एपिग्लोटिस क्या काम करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो भोजन नलिका को बंद कर लेता है ना, या फिर हम यूं कहें कि जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, दोनों में एक बार खुला रहे। जब हम मान लीजिए भोजन खा रहे हैं, ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तब वो क्या करता है, वायु नलिका को बंद कर देता है। ठीक है, ये इस तरह से ये वायु नलिका है, इसको इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अब जो भोजन खाएंगे यहाँ से आएगा, वो कहाँ जाएगा, भोजन नलिका के अंदर ही प्रवेश करेगा, इस वायु नलिका में प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था, आगे इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो जिसे हम कहते हैं स्वर यंत्र, या हम अपनी भाषा में कहें तो कंठ, है ना, स्वर यंत्र कहते हैं। और स्वर यंत्र के ऊपर की ओर एक छिद्र होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के अंदर जाता है, इस छिद्र द्वारा इस स्वर यंत्र में आता है। ठीक है, इस ग्लोटिस के अंदर ये मान लीजिए ऐसा ग्लोटिस होता है, इसमें यूं
पतली पतली सी रज्जुएं होती है, या यूं कहें कि पतली पतली सी मांसपेशियों की पतली पतली सी परतें होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, जैसे कि वापस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस वापस जब बाहर निकलेगी, तो ये कैसे क्या करेगी, कंपन करेगी। और इनके कंपन करने की वजह से ही हम क्या करते हैं, हमारी जो है आवाज बनती है, या हम यूं कहें कि हमारे स्वर निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे तो भोजन आएगा, भोजन आएगा तो अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हवा बाहर निकलेगी। तो अब यहाँ पर इसके अंदर जो इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं, इस प्रकार की जो झिल्लियां है, वो क्या करेगी, कंपन करेगी। कंपन करेगी मतलब खुल जाएगा, ये छिद्र क्या होगा, खुल जाएगा, खुलेगा। तो अब ये भोजन क्या होगा, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, इसमें प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, मतलब कि वायु नलिका में प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वायु नलिका में थोड़ी जाना है अपने को, भोजन नलिका में प्रवेश करवाना है भोजन को। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, अच्छा मैं इधर बना देती हूँ। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, स्वर यंत्र के बाद में ये इस प्रकार से, स्वर यंत्र के बाद के अंदर इस प्रकार से एक नलिकाकार संरचना बनती है। इस नलिकाकार संरचना को अपन क्या कहते हैं, वायु नलिका कह सकते हैं, या श्वसन नलिका कहते हैं। ठीक है, अपने नाम देते हैं श्वसन नलिका। श्वसन नलिका जो एक लगभग 120 सेंटीमीटर के लगभग होती है लंबाई में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। श्वसन नलिका आगे जाकर दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट गई। इसे अपन क्या कहते हैं, जब ये दो भागों में बढ़ जाती है तो इसे अपन क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। ठीक है, और ये दो भागों में कहां पर बट रही है, तो हम जानते हैं ये लंग्स के अंदर, इस प्रकार से ये लंग्स होते हैं, इसके अंदर बट जाती है। ठीक है, श्वसनी आगे जाकर फिर से छोटी छोटी भागों, छोटी छोटी नलिकाकार संरचना बनाती है, ऐसे यूं नलिकाकार संरचना बनाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। ठीक है, अब श्वसनिकाएं जो है वो आगे जाकर ऐसे, मैंने कल बताया था आपको कि श्वसनिकाएं जो है वो आगे जाकर कैसी संरचना बना देती है, अंगूर जैसी संरचना, यूं, ये यूं संरचना बना देती है। इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, तो कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं, कूपिका कहते हैं। क्लियर है, कूपिका ही वह स्थान है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए सुनिए, गैस यहाँ से होती हुई, मतलब श्वसन नलिका, श्वसन नलिका से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाएं से कहाँ आ गई, कूपिका के अंदर आ गई। और ये कूपिका कहाँ है, फेफड़ों के अंदर है। अब फेफड़ों के अंदर क्या भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, इस तरह से ब्लड भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ। ब्लड के अंदर मान लीजिए कौन सा गैस होगी ब्लड के अंदर, मान लीजिए CO2 है। ठीक है, कौन लेके आई है CO2, तो अपन ने वो जब हमने रक्त वाहिकाएं पढ़ी थी तब हमने पढ़ लिया था कि कौन लेके आती है CO2 को। ठीक है, CO2 युक्त रुधिर को। यहाँ CO2 है, यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया है, इसके अंदर मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन तो कहाँ जाएगा, फेफड़ों के अंदर, और ये CO2 कहाँ चली जाएगी, इन कूपिकाओं के अंदर। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है, यही हो रहा है, कूपिकाओं में ही होता है। और कूपिकाओं के अंदर क्या होती है, तो उसके अंदर क्या होती है, रुधिर वाहिकाएं होती है। इसीलिए वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को तो शरीर में पहुंचाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को क्या करती है, इन कूपिकाओं में डालती है। इन कूपिकाओं से फिर से ये इस तरह से जहां से आया, जहां से वायु अंदर प्रवेश कर रही थी वहां से बाहर निकल जाता है। इतने तक अपन ने पढ़ लिया था। हम देखिए, आज हम थोड़ा सा फेफड़ों के बारे में या फुफ्फुस की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं फुफ्फुस। इसको हम क्या कहते हैं, लंग्स भी कहते हैं, लंग्स, या इसको अपन क्या कहते हैं अपनी भाषा में, फेफड़े। ये क्या है, या इनका क्या रोल है, श्वसन में इनका क्या रोल है। तो पहली चीज कि ये मुख्य श्वसन अंग है। क्या है, मुख्य श्वसन अंग है।
मुख्य श्वसन अंग है। यहीं पर सारी श्वसन की प्रक्रिया संभव होती है, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये कैसे हो गई, मुख्य श्वसन अंग हो गए। इनके रंग की अगर मैं बात करूं तो रंग कैसा होता है इनका, गुलाबी कलर। कैसा होता है, गुलाबी रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, रंग कैसा होता है इनका, गुलाबी रंग के होते हैं। नेक्स्ट चीज अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, इसके भार की बात करूं, तो कितने होते हैं दोनों, लगभग 1.3 किलोग्राम के समथिंग होते हैं, 1.3 किलोग्राम के समथिंग होते हैं। ठीक है, हमने यूं संरचना पढ़ी थी। दो फेफड़े होते हैं, ठीक है, दोनों फेफड़े होते हैं। जो ये वाला जो फेफड़ा है ना, राइट वाला जो फेफड़ा है वो 3 पालियों से मिलकर बना है। इस प्रकार से 3 पालियां होती है इसके अंदर। ठीक है, एक पाली ये, दूसरी ये और तीसरी, 3 पालियों से ये मिलकर बना है। जो लेफ्ट वाला जो होता है फेफड़ा वो 2 पालियों से मिलकर बना है। एक पाली ये, दूसरी पाली ये, 2 पालियों से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम कि ये होते कहाँ पर हैं, फेफड़े होते कहाँ पर हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो कहाँ पर है, एक तरह से नाक से स्टार्ट हो रहा है और वो वक्ष गुहा के अंदर, वक्ष गुहा तक होता है। तो फेफड़े कहाँ हो जाएंगे अपने, वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा यानी जिसे अपन कहते हैं अपनी सामान्य से भाषा में अपन कहते हैं छाती या फिर सीना। ठीक है, तो यहाँ तक होते हैं, यहाँ तक होते हैं, वक्ष गुहा में होते हैं। नेक्स्ट चीज, इन दोनों के नीचे जो है इस प्रकार से एक पेशीयुक्त संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से, जिसे अपन क्या कहते हैं, डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पेशीयुक्त संरचना पाई जाती है। इसका काम क्या है वो अभी हम जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इसको अपन कहते हैं डायफ्राम। नेक्स्ट चीज, जो लेफ्ट वाला जो फेफड़ा होता है वो कैसा होता है, थोड़ा मोटाई में कम होता है, यूं होता है, यहाँ पर ऐसे खांच पाई जाती है। ठीक है, इस खांच को क्या कहा जाता है, तो हृदय गुहा या हृदय खांच, हृदय गुहा या हृदय खांच। इसके अंदर इस खांच के यहीं पर, क्योंकि लेफ्ट है ना, तो यहीं पर क्या होता है, हमारा हृदय होता है। हमारा हृदय, हमने हृदय की संरचना जब पढ़ी थी, स्ट्रक्चर जब देखी थी, हमने क्या कहा था कि ये लेफ्ट साइड में होता है, तो ये लेफ्ट वाला आता है, इधर हल्का लेफ्ट साइड में होता है, तो इसी खांच के अंदर ये पाया जाता है। इसलिए चौड़ाई में कम होता है, ठीक है, ये चौड़ाई में ज्यादा होता है। क्लियर है, ये लंबाई में ज्यादा होता है, ये लंबाई में कम होता है। इतना तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो फेफड़े हैं, इनकी ये जो झिल्ली है, ये दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, मतलब 2 झिल्लियां होती है ऐसे, ये दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, तो इसे अपन कहते हैं फुफ्फुसा या फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण या फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण भी कहते हैं इसे, फुफ्फुस आवरण या फुफ्फुस आवरण, दोनों को मिलाकर फुफ्फुस आवरण कहते हैं। ठीक है, 2 झिल्लियां होती है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण कहते हैं। इसके अंदर ऐसे तरल भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। ठीक है, इनमें हवाएं नहीं होती, हवा नहीं होती है। अगर बाई चांस इसके अंदर हवा भर गई तो ये क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। ये जो तरल होता है इसको, इस झिल्ली को बनाए रखता है, इनके बीच की दूरी को बनाए रखता है। अगर इसमें वायु भर गई तो ये पिचक जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो ये इसको सिकुड़ने से रोकता है। फुफ्फुस आवरण के दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है, तरल भरा होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये कहाँ पर होते हैं, वक्ष गुहा के अंदर होते हैं। फेफड़े जो होते हैं या हृदय अगर हम बात करें तो बहुत ही कोमल अंग होते हैं। अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो उनको बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है या वो कार्य करना बंद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या होता है, इसकी सुरक्षा कैसे होती है, इन फुफ्फुस की सुरक्षा, फुफ्फुस के पास में ही हृदय है, इसकी सुरक्षा कैसे होती है। तो देखिए, हमारे पीछे की तरफ एक बड़ी सी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, एक कोई भी मानव है उसके पीछे की तरफ मान लीजिए ये इसका पीछे का साइड हो गया और ये इसका आगे का साइड हो गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक हड्डी होती है, एक बड़ी सी, जिसे अपन क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, या अपन इसको मेरुरज्जु भी कह सकते हैं, सॉरी कशेरुक दंड भी कहते हैं, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, तो कशेरुक दंड जो होता है पीछे की ओर होता है हमारे
हमारे शरीर के पीछे की ओर होता है यहाँ पर, ठीक है। और आगे की तरफ जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे आगे की तरफ यहाँ से गले से लेकर पेट तक एक हड्डी होती है, बीच में ऐसे हड्डी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उरोस्थी। क्या कहते हैं, उरोस्थी। उरोस्थी, या इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टर्नम। क्या कहा जाएगा, स्टर्नम। मेरे आगे की ओर एक हड्डी है, ठीक है, दोनों हृदय के बीच में, ये दोनों हृदय हैं, यहाँ पर होती है ये ऐसे बीच में हड्डी होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है उरोस्थी। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, ये उसके अंदर अपन जब हड्डियों वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन, ठीक है, उसके अंदर अपन पढ़ लेंगे, अस्थि उपास्थि वगैरह वो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो ऐसे आगे की ओर एक हड्डी होती है, ठीक है, फ्रंट में, इसको अपन कहते हैं उरोस्थी। और पीछे की क्या होती है, कशेरुकदंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये इसके पीछे की ओर कशेरुकदंड है, तो यहाँ पर या यूं कहें कि जैसे मान लीजिए ये उरोस्थी है, मैं कशेरुकदंड हूं, तो इस प्रकार से ऐसे हड्डियां पाई जाती है, यूं 12 जोड़ी, ठीक है, एक नीचे इस तरह से हड्डियां पाई जाती है। मतलब जैसे कि ये पीछे की रीढ़ की हड्डी हो गई, इसके ऊपर अगर मैं बनाऊं, इसके ऊपर, तो यूं यूं पाई जाती है, इस प्रकार से पाई जाती है, यूं करके, यूं एक पिंजरे नुमा संरचना बनाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, रिब्स कहते हैं, ठीक है ना। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, ठीक है। एक पिंजरे नुमा संरचना बनाती है, जो इसकी क्या करती है, रक्षा करने का काम करती है, इसको यूं इस तरह से, ताकि अगर मान लो कोई भी चोट लग जाए तो पहले वो हड्डियां उसका सामना करे डायरेक्ट, क्योंकि ये तो कैसे है, मांसल अंग है, अगर इनको थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे मतलब काम करना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हड्डियां होती है, इसके अंदर 12 जोड़ी होती है, जो इनकी क्या करती है, रक्षा करती है। इसको क्या कहा जाता है, रिब्स। और रिब्स को ही अपनी भाषा में अपन हिंदी में कहें तो क्या कहा जाता है, पसलियां, पसलियां, ठीक है, यूं होती है। मतलब कि सुनिए, इस तरह से होती है, यूं ऐसे होती है, यूं होती है, ठीक है। यूं होती है। चलिए, साफ नहीं दिख रहा है, मैं एक बार साफ करके वापस बना देती हूँ। पीछे की ओर हड्डी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कशेरुकदंड। इसी के आगे की ओर अगर मैं हड्डी बनाऊं, अब मैं इसके ऊपर तो बना नहीं सकती ना, 3D डायग्राम तो है नहीं, इसी के ऊपर होती है, ठीक है। अब यहां पर इस प्रकार से यूं पिंजरे नुमा संरचना बनाती हुई, ऐसी पीछे से आती है, पीछे से आगे की ओर, ठीक है, यूं आती है, इस प्रकार से बहुत सारी हड्डियां आती है, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, लंग्स पड़े होते हैं, फेफड़े होते हैं। मान लीजिए ये लंग है, ये एक लंग है, फेफड़े पड़े होते हैं ताकि इनकी सुरक्षा हो सकती है, यहाँ पर हृदय होता है, क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से, मैंने बताया कि जो ये जो फेफड़े होते हैं, उसके चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है, जिसे अपन फुफ्फुस आवरण कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे, प्लूरा भी कहते हैं, प्लूरा, प्लूरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं और है, ये बहुत अंदर है, ये जो इसकी जो ये इस तरह से संरचना होती है, इसकी जो ये झिल्ली होती है, ये इससे चिपकी होती है, ये दोनों थोड़े थोड़े से चिपके हुए होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली यूं ही पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये जो इसकी झिल्ली होती है, प्लूरा जो होती है, वो इन रिब्स से चिपकी हुई होती है। प्लूरा जो है वो रिब्स से, प्लूरा क्या है, जो फुफ्फुस है उसकी झिल्ली है, ये आवरण है, आवरण जो उसकी सुरक्षा करने का काम करता है। तो प्लूरा जो है वो इन रिब्स से चिपका हुआ रहता है। अब इसका काम ये अपन क्यों ये चिपका रहता है, इसका क्या महत्व है, वो अपन इसकी क्रियाविधि में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लूरा है, ये क्या होता है, इससे चिपका हुआ होता है, क्लियर है यहाँ पर। प्लूरा रिब्स से चिपका हुआ रहेगा, खुला नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब हम इसकी पढ़ेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि कैसी होती है इनकी, मतलब मैकेनिज्म कैसी होती है इनकी, किस तरह से वायु आती है, किस तरह से आकार बढ़ता है, आयतन बढ़ता है।
देखिए श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि कैसे होगी? श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया विधि 2 चरणों में पूरी होती है। कितने में? 2 चरणों में। पहला अपन लिखते हैं निश्वसन, निश्वसन, या इसे और क्या कहा जाता है? अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। क्या होता है अंतः श्वसन या निश्वसन? हम कहते हैं कि श्वसन क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना, ये ठीक है। निश्वसन या अंतः श्वसन का मतलब क्या है? जब मैं सांस ले रही हूं, मतलब मैं क्या कर रही हूं? ऑक्सीजन ले रही हूं। ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना, मैंने सांस ली, मतलब कि ऑक्सीजन मेरे शरीर में प्रवेश करेगी, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना, इसे क्या कहा जाता है? निश्वसन या अंतः श्वसन कहा जाता है। निश्वसन या अंतः श्वसन, ठीक है। मैंने सांस ली, इसे क्या कहा जाएगा? निश्वसन या अंतः श्वसन। क्लियर है? अब इसमें होता क्या है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने ये चीज बताई आपको कि जो फुफ्फुस होते हैं, फुफ्फुस होते हैं, जैसे ये हो गए लंग्स हमारे, ठीक है। इनके चारों ओर क्या होती है? रिब्स होती है, रिब्स होती है, पसलियां होती है, जो इनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। इस प्रकार से मान लीजिए ये रिब्स है, मैं अलग पेन से बना लेती हूँ। जिसके अंदर, इस पिंजरे के अंदर ये जो है बंद पड़े हैं ताकि इनकी सुरक्षा हो सके, ठीक है। इस प्रकार से होती है। अब इन रिब्स के बीच में, मतलब ये तो हड्डियां होती है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि हड्डियां खाली होती है। इन रिब्स के बीच में क्या होती है? ये हड्डियां खाली नहीं होती। इन रिब्स के बीच में कुछ पेशियां पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं अंतरापरशु, अंतरापरशुक पेशियां। क्या कहा जाएगा? अंतरापरशुक पेशियां। क्लियर है? इन रिब्स के बीच में खाली स्थान नहीं होता है, इनके बीच में पेशियां पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतरापरशुक पेशियां कहते हैं। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से। निश्वसन में हम क्या कह रहे हैं? सांस ले रहे हैं। क्लियर है? अब एक चीज, छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे हमने पिछली बार हमने पढ़ा था विसरण के बारे में। विसरण का मतलब क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी भी पदार्थ का या किसी गैस का परिवहन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपना विसरण कहलाता है। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब मैं एक चीज और बता दूं, मान लीजिए कोई एक डब्बा है, ठीक है। उस डब्बे के अंदर, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं, डब्बा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये डब्बा है, इसके अंदर मान लीजिए 10 गैस के अणु पड़े हैं। 10 पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 गैस के अणु पड़े, ठीक है। डब्बा बड़ा है, गैस के अणु उसकी तुलना में कम है, तो अब ये इनके क्या करेंगे? ये आपस में टकराएंगे। गैस के अणु तो आपको पता है गति कर सकते हैं, ठीक है। आपस में टकराएंगे और इनकी, इस डब्बे की जो ये जो दीवार है, ये जो गोल है, इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे? भार लगाएंगे, ठीक है। इस पे भी क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब मैं इन गैस के अणु को एक छोटे से डब्बे में डाल देती हूँ। इन्हीं गैस के अणु को मान लो छोटे से डब्बे में डाल देती हूँ, ये डाल दिया, ठीक है। अब आप बताइए कि कौन से गैस के अणु, जो गैस के अणु है, किस डब्बे पे ज्यादा दाब लगाएंगे? इसमें या इसमें? आप कहोगे भाई इसमें लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इसमें क्या है? गैस के अणु कम है, आयतन ज्यादा है, आकार बड़ा है इस डब्बे का, तो इतना दाब नहीं लगा पाएंगे। इसमें जगह कम है, जगह कम है इसकी, तो जगह कम होने की वजह से ये क्या करते हैं? ज्यादा दाब लगाते हैं, एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे, एक दूसरे से ज्यादा दाब लगाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब इसका इसमें क्या रोल है वो देखते हैं। मैंने बताया था इसकी जो बाहर ये जो झिल्ली होती है, इसकी जो झिल्ली होती है जिसे अपन कहते हैं प्लूरा, वो इससे क्या होती है? अटैच्ड होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है, अलग नहीं होती है, ठीक है। अब सुनिएगा कैसे होती है अंतः श्वसन की, या मैं यूं कहूं निश्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, मैंने कहा कि ऑक्सीजन अंदर लेना या वायु को अंदर लेना निश्वसन कहलाता है। मैंने ऑक्सीजन अंदर ली, अब वापस छोड़ दी। अब क्या होगा? देखिए, ये जो पसलियां हैं,
ये क्या करेगी, जब मैं श्वास को अंदर लूंगी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इसको फुला रही हूँ, मतलब कि रिब्स जो होगी वो क्या होगी, ऐसे थी वो यूं हो जाएगी, मतलब खिंच जाएगी, रिब्स खींचेगी, रिब्स खिंच गई। अब सोचिए, अगर मैं रिब्स को खींच रही हूँ, रिब्स को मैं खींच रही हूँ, तो इसकी झिल्ली भी इनसे क्या हुई है, जुड़ी हुई है। किसकी झिल्ली, किसकी मेम्ब्रेन, फुफ्फुस की यानी कि लंग्स की मेम्ब्रेन इससे जुड़ी हुई। तो जब ये बाहर की ओर खींचेगी तब ये भी इसके साथ साथ खींचेगा, मतलब इसका आयतन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जब ये खींचेगा तो क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है, ये इससे अटैच्ड है, मैंने ज्यादा दूर बना दिया है, आप पास पास में बना लीजिए, ये मान लीजिए इस तरह से है और इससे जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। तो जब मेरी पसलियां खींचेगी तब मेरा फेफड़ा भी क्या होगा, बड़ा होगा। और ये कब होगा, जब मैंने कहा कि इन ये जो है, ये पसलियां जो होती है वो खाली नहीं होती, इनके बीच में ऐसी ऐसी क्या होती है, मांसपेशियां होती है, जिसे अपन कहते हैं अंतरापश्च पेशियां। तो ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ेगी, क्या हो जाएगी, सिकुड़ेगी। ये सिकुड़ेगी जब इनके बीच की जो मांसपेशियां है वो पीछे खिसक रही है, सिकुड़ेगी, तो ये हड्डियां क्या होगी, ऊपर उठेगी। ये हड्डियां ऊपर, इमेजिन कीजिए, ये पेशियां जो है सिकुड़ेगी तो ये हड्डियां क्या होगी, ऊपर उठेगी। इस तरह से भी ऊपर उठ रही है और इस तरह से भी ऊपर उठ रही है। जब ये इस तरह से भी ऊपर उठेगी, इस तरह से भी ऊपर उठेगी, और इसके साथ में लंग्स भी क्या होंगे, फूलेंगे। क्यों फूलेंगे, क्योंकि ये इसकी भित्ति से जुड़े हुए हैं, इसकी भित्ति से जुड़े हुए हैं, तो ये भी फूलेंगे। फूलेंगे तो इनका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयतन, आयतन का मतलब अंदर स्थान घेरेगा। आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु कितना स्थान घेर सकती है। तो जब ये फूल रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो अंदर का आयतन कैसा होगा, जगह कितनी हो गई, ज्यादा हो गई, जगह ज्यादा हो जाएगी। तब यहां पर हमने देखा था कि यहां पर क्या होता है, इस प्रकार से ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से होता है। अपना क्या होता है, डायफ्राम होता है। डायफ्राम भी क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब अब ये ऐसे आ जाएगा। पहले ये यूं था, अब ये कैसा हो जाएगा, सीधा नीचे आ जाएगा, पेट की तरफ, उधर गुहा की तरफ चला जाएगा। फिर से रिवाइज कर रही हूं, वापस ध्यान से समझिएगा। रिब्स के बीच में क्या होती है, अंतरापश्च पेशियां होती है। अंतरापश्च पेशियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने की वजह से ये रिब्स जो होती है वो ऊपर उठती है। ऊपर उठेगी तो रिब्स जब ऊपर उठेगी, पसलियां जब ऊपर उठेगी, तो इससे कौन जुड़ी हुई है, हमारे लंग्स जुड़े हुए हैं, तो लंग्स भी उनके साथ साथ कैसे होंगे, ऊपर उठेंगे। मतलब कि बीच में जगह क्या हो रही है, हमारे शरीर के अंदर जो वक्ष, हमारा जो सीना, उसमें जगह क्या हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है। अब ये जो डायफ्राम होगा वो भी कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब ये भी नीचे चला गया, ये भी ऊपर उठ गए, तो अंदर तो जगह बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हमें पता है कि इसके अंदर आयतन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जगह ज्यादा बढ़ गई। अब जगह ज्यादा बढ़ गई तो इसके अंदर क्या होती है, गैस तो होती है, गैस होती है। तो उस गैस का वायु दाब जो होगा, उस गैस का वायु दाब का मतलब ये जो वायु है इनकी भित्तियों पर कितना दाब लगा रही है, ये जो वायु दाब होगा वो वायुमंडल के वायु दाब से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, मैंने अभी कंटेनर का एक बॉक्स का उदाहरण बताया था, जगह कम, जगह ज्यादा हो गई, गैस के अणु होके वही है, तो अब क्या होगा, दाब कम लगाएंगे ना, इनकी भित्तियों पे दाब कम लगाएंगे, मतलब इनका दाब कैसा हो गया, कम हो गया। वायुमंडल में तो वो क्यों हुई गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं, तो वो दाब अधिक लगाएगी। अब बाहर तो हो गया वायु दाब अधिक, दाब कैसा हो गया, बढ़ गया, और अंदर की ओर जो है वायु दाब कैसा हो गया, कम हो गया। अब बताइए कि विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसें गति करती है। अब दाब यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है, तो अब यहाँ पर से, यहाँ से गैसें कहाँ आ जाएगी, अपने लंग्स में आ जाएगी, फेफड़ों के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फेफड़ों में आ गई, इसी को हम क्या कहते हैं, निश्वसन या अंतः श्वसन। ठीक है, निश्वसन या अंतः श्वसन किसे कहेंगे, जब ऑक्सीजन युक्त गैस को हम हमारे शरीर में लेंगे, वायु को हमारे शरीर में लेंगे। और ये कैसे होता है, तो कैसे होता है कि रिब्स के बीच में जो मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ती है, जिससे क्या होता है, ये रिब्स जो होती है ऊपर तनती है, ऊपर खींचती है, जिससे डायफ्राम भी नीचे आ जाता है। और फेफड़े भी क्या होता है, फेफड़ों की झिल्ली इससे जुड़ी हुई होती है, प्लूरा जो हमने बताया था, प्लूरा जो होती है वो इससे जुड़ी होती है, तो ये भी खींचती है। अंदर की और जगह क्या हो गई, ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा जगह बढ़ जाने की वजह से गैस के अणु तो वो वही रहेंगे ना, तो अब गैस के अणु जो है उस पर दाब दाब कितना लगाने लग जाएंगे, कम लगाने लग जाएंगे, जबकि बाहर का दाब क्या हो गया, अधिक हो गया। तो अधिक दाब से वायु जो होगी कहाँ चली जाएगी, कम दाब की ओर चली जाएगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, निश्वसन, यानी कि हमने सांस क्या कर ली,
अंदर ले ली, हमने सांस क्या कर ली, अंदर ले ली। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया पढ़ते हैं। अब हमने सांस तो अंदर ले ली, अब हमारा काम क्या है, फिर से सांस छोड़ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। दो प्रक्रिया होती ना, एक सांस अंदर लेना, एक बाहर निकालना। अंदर तो हमने ले ली, अब बाहर निकालने को क्या कहते हैं? बाहर निकालने को हम, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे उसे हम कहते हैं उच्छ्वसन। यानी कि दूसरी प्रक्रिया अपनी कौन सी हो जाती है, उच्छ्वसन आ जाती है। उच्छ्वसन, उच्छ्वसन में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको शरीर से बाहर निकालना है। अभी अभी अपन ने पढ़ा, क्या होगा, हम सांस लेंगे, हमारी पसलियां फूलेगी, ऊपर उठेगी, फेफड़े भी फूलेंगे, उनके बीच का आयतन बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगी, जिससे बाहर का वायुमंडल का दाब अधिक और अंदर का वायुमंडल का दाब, अंदर का जो दाब होगा, गैसों का दाब कम हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो पसलियां ऊपर उठी है, उच्छ्वसन में क्या होगा, हमें वापस बाहर निकालनी है गैस। अब जो पसलियां ऊपर उठी है, अब वो क्या होगी, उनके ऊपर भार पड़ रहा है, वजन पड़ रहा है, अब वो वापस कैसे आएगी, पास में आएगी। पास में क्यों आएंगी, क्योंकि बीच की जो अंतरापरशुक पेशियां थी वो कैसी हो गई, शिथिलन हो गई, आराम से रिलैक्स हो गई। अब वो वापस नीचे आएगी। डायफ्राम जो नीचे था वो वापस कहाँ आ जाएगा, डायफ्राम इस प्रकार से हो गया था ना, अब वो वापस कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, डायफ्राम ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जब पसलियां नीचे आएगी तो फेफड़े भी जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वापस वो भी छोटे हो जाएंगे, फेफड़े भी छोटे हो जाएंगे, क्योंकि पसलियों से जुड़े हुए, तो पसलियां अगर नीचे आ रही है तो फेफड़े भी कैसे हो जाएंगे, वापस पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर दाब क्या होगा, शरीर के अंदर दाब जो होगा, गैसों का दाब, अपन ने इतनी सारी गैस ली थी ना, अपन ने जब हमने सांस ली तो गैस इतनी सारी ली थी, अब आयतन कम हो गया है, गैस ज्यादा हो गई, तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंदर की ओर दाब कैसा हो जाएगा, अंदर की ओर दाब जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन कम हो गया, गैस बहुत ज्यादा है, हमने इतनी सारी ऑक्सीजन ली थी ना, हमने वायु को ली थी, तो दाब कैसा हो गया, बढ़ गया, क्योंकि आयतन कम हो गया। और बाहर की ओर जो दाब होगा, वायुमंडलीय दाब जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ा वायुमंडल है, उसमें गैस इतनी सी है। ठीक है, उसका दाब कम हो गया। अब वापस होके वही बात आ जाती है कि विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, दाब यहाँ पर बड़ा है यानी उच्च सांद्रता है, अब यहाँ से गैस होगी वो कहाँ चली जाएगी, अपने नाक से होती हुई वापस बाहर निकल जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, उच्छ्वसन, इसे हम क्या कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं। तो अपने जो श्वसन की क्रियाविधि है वो दो चरणों में पूरी होती है। ठीक है, एक तो सांस अंदर लेना, एक बाहर छोड़ना। सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं, निश्वसन या अंतःश्वसन, और सांस को बाहर छोड़ना यानी क्या कहलाता है अपना, उच्छ्वसन। क्या कहलाएगा, उच्छ्वसन। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा श्वसन संबंधी आयतन। क्या हो जाएगा, अब हम बात करते हैं श्वसन संबंधी आयतन। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ ले जाता है, परिभाषा पूछ ली जाती है, ज्वारीय आयतन क्या है, निश्वसन आरक्षित आयतन क्या है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको समझना है आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वारीय आयतन की। ज्वारीय आयतन क्या होता है, इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, और इसका शॉर्ट नेम होता है टीवी। टीवी वो टीवी देखने वाला नहीं, टीवी। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम है जिसे हम कहते हैं ज्वारीय आयतन। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं अपनी इजी करने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फुफ्फुस बना देती हूँ, दोनों में होगा, लेकिन अभी अपने एक फुफ्फुस के बारे में समझते हैं क्या होता है ज्वारीय आयतन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम सांस लेते हैं, मैंने सांस ली, मैंने फिर से सांस छोड़ी, तो जब मैं वापस सांस छोड़ूंगी तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे फेफड़ों में सांस बची नहीं है या फेफड़ों में वायु बची नहीं है। ठीक है, सांस का मतलब वायु बची नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वायु तो बची ही रहेगी। मान लीजिए एक फुफ्फुस है, मैंने सांस ली आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। पहले हम ज्वारीय आयतन के बारे में पढ़ेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। मैंने सांस ली, ले ली, अब मैंने सांस छोड़ी। ठीक है, पहले मान लीजिए ये फुफ्फुस है, इसके अंदर इतनी वॉल्यूम या इतनी आयतन में गैस भरी हुई है, इतनी आयतन में गैस भरी हुई है। अब जब मैं सांस लेती हूँ, आराम से लेनी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, फिर से मैं सांस छोड़ती हूँ। अब देखिए,
जब मैंने सांस ली तो पहले से ही उसमें इतनी सारी वॉल्यूम थी, इतनी मात्रा में गैस थी। जब मैं और सांस लूंगी तब इसका मान जो है या इसका जो आयतन है वो कितना बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा, जब मैं सांस लेती हूँ, जब मैं सांस वापस फिर से छोड़ती हूँ, जब मैंने सांस छोड़ दी तो अब ऐसा नहीं है कि अब मैंने सब जब सांस छोड़ दी तो मेरे फेफड़ों के अंदर वायु बची नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, फिक्स है, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहेगा ही, वायु रहेगी। वरना अगर मान लीजिए सारी की सारी अपने गैस बाहर निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल दी, इसका मतलब तो फेफड़े पिचक जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जब मैं सांस लूंगी और फिर से मैं छोड़ूंगी तब भी कुछ गैस जो है मेरे फेफड़ों में बची रहेगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब फिर से मैं सांस लूंगी, मतलब पहले से फेफड़ों में बची हुई गैस ये है, उसके ऊपर से मैंने और सांस ली, मतलब थोड़े और फूलेंगे, फूलेंगे फेफड़े फूलेंगे, ये इस तरह के, ठीक है। मान लीजिए इतना ऊंचा आ गया, तो इस अवस्था को जो अब मैंने सांस ली है, पहले से बची हुई थी फिर भी मैंने सांस ली है, ठीक है, या अब मैंने सांस ले ली, अब मैं उसको बाहर निकालूंगी तो यही वाला भाग जाएगा ना बाहर। मैंने जब सांस ली तो इतना आया, पहले से इतनी वायु थी, अब मैंने इतनी ली, मतलब मैंने सांस ली यानी कि मैंने वायु को ग्रहण किया तो ये वायु आई। अब मैं जब उसको छोड़ूंगी तो यही वायु वापस जाएगी ना, ऐसा तो नहीं कि इसका पार्ट भी कुछ ले जाएगी, ये तो फिक्स है जो है ही, फेफड़ों के अंदर बची हुई है तो वो तो रहेगी, इसका कोई चेंज नहीं होगा। तो यही वाली वापस कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। जब हम आराम से सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं, यानी कि निश्वसन की प्रक्रिया करते हैं उच्छ्वसन की, बिना जो कोई जोर जबरदस्ती की, जो नॉर्मल अपन लेते हैं ना उसे, इसको अपन क्या कहते हैं, यानी कि इस चीज को, इस वायु को अपन क्या कहते हैं, ज्वारीय, मैं शॉर्टकट में लिख लेती हूँ, आपको पता है ये ज्वारीय आयतन यानी टीवी, इसको अपन कहते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। सांस लेना सांस छोड़ना आराम से, इसे अपन क्या कहते हैं टीवी, ठीक है। इसका माप कितना होता है, एक बार में अपन कितने लेते हैं, 500 ml लेते हैं, 500 ml लेते हैं, सांस ली सांस छोड़ो, कितनी गैस ली आपने, 500 ml, जितना लोगे उतना ही छोड़ोगे ना, ज्यादा तो नहीं निकाल दोगे बाहर, तो उसे अपन उसे अपन क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन। इसका माप कितना होता है, 500 ml एक बार में, ठीक है। और प्रति मिनट के 1 मिनट में अपन कितनी गैस को अंदर लेते हैं और कितना बाहर निकाल देते हैं, तो 6000 से 8000 ml, 6000 से 8000 ml हम ले भी लेते हैं और बाहर भी छोड़ देते हैं। दूसरा हम देखते हैं निश्वसन आरक्षित आयतन। निश्वसन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, अंदर लेना, सांस अंदर लेना, आरक्षित आयतन। इसको अपन कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, आईआरवी। देखिए शॉर्ट में भी आ सकता है आईआरवी क्या है, तो फिर आप क्या बताओगे। निश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इसे अपन कहते हैं आईआरवी। इसमें क्या होगा सुनिए, हम जब सांस लेते हैं, मैंने अभी ज्वारीय आयतन में बताया कि मैंने सांस ली, नॉर्मली ली, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मैंने ले ली सांस। अब मैं क्या करूंगी, और बलपूर्वक, अगर मुझे और मालूम मस्ती सूझ गई, मुझे और सांस लेनी है, तो मैं जोर लगा के और सांस लूंगी अंदर, मैं और ज्यादा सांस लूंगी, उसे हम क्या कहते हैं, निश्वसन आरक्षित आयतन। सुनिए ध्यान से, मैंने सांस ली आराम से, अब मुझे और शरारत सूझ गई है, मुझे और कुछ और चाहिए, मुझे गैस, मैं और ज्यादा लूंगी, मतलब मैं और ज्यादा बल लगा के, मैं और ज्यादा ताकत लगा के और ज्यादा गैस अंदर ले रही हूं, इसको हम क्या कहते हैं, निश्वसन आरक्षित आयतन। क्या कहेंगे, निश्वसन आरक्षित आयतन, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, टीवी हो गया। मैं थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ, जगह नहीं बची है यहाँ पे। ये हमारा फुफ्फुस है जिसमें पहले से गैस भरी हुई है। जब मैंने नॉर्मली सांस ली, अंदर ली तो मैं कितना ले लूंगी, मैं इतना ले लूंगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, टीवी कहते हैं, टीवी कहते हैं। अब मैं इतना टीवी लेने के बाद में मैं और ज्यादा लेती हूँ, अगर मैं बलपूर्वक और ज्यादा अंदर लेती हूँ तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फुफ्फुस यहाँ तक आ जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं, जब हम बलपूर्वक और ज्यादा सांस लेते हैं अंदर, और ज्यादा वायु को ग्रहण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं निश्वसन आरक्षित आयतन, या इसको अपन क्या कहते हैं शॉर्टकट में आईआरवी। क्या कहेंगे, आईआरवी। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, जो हम रोज क्रिया करते हैं वही सारा का सारा मैटर है।
जब मैंने आराम से सांस ली या मैंने आराम से सांस छोड़ी उसे अपन कहते हैं ज्वारीय आयतन। जब मैंने सांस ले ली, ठीक है, पहले ही देखो गैस थी फेफड़ों के अंदर, फिर मैंने आराम से ओढ़ ली, उसे अपन टीवी कहेंगे। उसके ऊपर से और बल लगाकर और सारी की सारी गैस को, मतलब मैंने सोचा कि और ज्यादा गैस ले लूं मैं उसको, तो उसे अपन क्या कहेंगे, IRV। क्या कहेंगे, IRV। और इस IRV का जो मान है वो कितना होता है, मतलब हम और ज्यादा कितनी बलपूर्वक कितनी अपन और ज्यादा गैस ले सकते हैं, एक सांस नॉर्मल सांस लेने के बाद में और कितनी ज्यादा हम ले सकते हैं। तो इसका मान होता है अपना 2500 ml से 3500 ml मिलीलीटर में होता है, ठीक है। 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर, इतना अपन और ज्यादा ले सकते हैं। इतना अगर अपन ताकत लगाएं तो इतनी अपन वॉल्यूम और ले सकते हैं। कहते हैं ना बच्चे पेट फुलाने के लिए, मतलब पेट फुलाने के लिए और ज्यादा वो लेते हैं, तो उसी को कहते हैं निश्वसन आरक्षित आयतन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, इसका मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। हम नॉर्मली ज्वारीय आयतन करेंगे, सांस लेंगे, फिर वापस क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद में मैं और ज्यादा बल लगा के और ज्यादा, जैसे मुझे मेरा क्या करना है, अगर मान लो कोई बच्चा है तो पेट अंदर करना चाहता है, तो और ज्यादा हम बल लगा के क्या करेंगे, जितना हम कर सकेंगे उतना हम सांस को, मतलब कि क्या है, देखिए ये तो हो गया अपना IRV। नॉर्मली हमने टाइडल वॉल्यूम लिया, अब इसको छोड़ा, इसको हमने छोड़ दिया, मतलब कि ज्वारीय आयतन हमने नॉर्मल सांस छोड़ दी ना, छोड़ दी। अब मुझे और गुस्सा आया, अब मैंने और सांस को बाहर निकालना, मतलब कि और वायु को बाहर निकालना, ठीक है, मतलब बलपूर्वक और ज्यादा वॉल्यूम को बाहर निकालना। मतलब कि पहले फेफड़ों के अंदर इतनी बची रहती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो इतनी बची रहती है, और ज्यादा वॉल्यूम को बाहर निकालना, मतलब क्या है, इतनी और ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकाल दी, इतनी वॉल्यूम अपन ने और ज्यादा बाहर निकाल दी। जो फेफड़ों में बची रहती है उसकी भी इतनी मात्रा को अपन ने बाहर निकाल दी, क्योंकि मैंने बताया कि आप कितनी भी कोशिश कर लो सारी वायु को फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते, इतनी तो फिर भी बची रहेगी, इतनी तो फिर भी बची रहेगी, सारी की सारी नहीं निकल सकती। अब जितना ज्यादा कोशिश कर लो आप निकाल भी दोगे, ठीक है। आपने एक टाइडल वॉल्यूम के बाद में आपने एक और मान लो जोर जबरदस्ती करके आपने निकाल भी दी, उसे अपन कहेंगे उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। इसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो अपन ने फेफड़ों से वायु निकाली है उसको अपन कहेंगे उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसे क्या कहा जाता है, ERV। और हम आश्चर्य हो जाएंगे इस बात को देखकर कि हमने जितना जोर लगा के निकाली ना, उतनी तो अपन नॉर्मली वायु भी नहीं निकालते हैं। और इसका मान कितना होता है, 1000 से 1100 मिलीलीटर का मान होता है। मतलब अपन ज्यादा अगर जोर लगा के निकाल भी देना तो अपन इतनी सारी गैस निकाल सकते हैं, 1000 से लेकर 1100 मिलीलीटर के बीच की हम वायु निकाल देते हैं अपने शरीर से, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है अपना अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन को इंग्लिश में कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि RV, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया कि ERV निकालने के बाद भी वायु बची रह जाती है अपने फेफड़ों के अंदर। ERV का मतलब ताकत लगा के जितना जोर हो आप लगा दो, जितनी ज्यादा गैस निकाल दो शरीर के बाहर, उसके बाद भी फेफड़ों में कुछ मात्रा में क्या बची रह जाती है, गैस बची रह जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, RV कहते हैं। क्या कहते हैं, RV। इसका मतलब कि अवशिष्ट आयतन। और वो कितनी बची रह जाती है फेफड़ों में, नॉर्मली कम से कम कितनी बची रह सकती है, तो ये भी कितनी होती है, 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर, इतनी। मतलब ये जो इसकी मात्रा जो है ना, ये जो अपन ने कितनी भी कोशिश करके टाइडल वॉल्यूम तो बाहर निकाल ही ली, उसके बाद में अपन ने ERV भी निकाल दी, उसके बाद में भी इतनी वॉल्यूम तो है बची रह जाती है, मतलब इतना जो गैस है वो बची रह जाती है। और उसका मान कितना होता है, यानी कि कितनी बची रह सकती है, तो 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर बची रह जाती है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं वैसे तो अपना आज लेसन खत्म हो जाएगा, फिर भी अगला जो भी अपना मैं लेसन स्टार्ट करूंगी उसके पहले मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी आपको, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगी, डोंट वरी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधी क्षमता या कैपेसिटी, जिसे अपन कहते हैं। अब हम देखते हैं श्वसन संबंधी क्षमताएं। मतलब कि क्षमता किसे कहेंगे, जब दो आयतन को, दो वॉल्यूम को आपस में मिला दिया जाए तो उसे अपन कहते हैं क्षमता,
ठीक है, कैसे वो देखते हैं। पहले देखिए निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, आईसी। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, वायु की अधिकतम वह मात्रा, वायु की अधिकतम वह मात्रा जो एक निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है। निश्वसन का मतलब क्या है, सांस लेना। आप जितनी ताकत हो सके आप उसको ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। मतलब इतनी अधिकतम मात्रा की जितना आपकी बॉडी में क्षमता हो आप उतनी वायु को ग्रहण कर लीजिए, उसे अपन क्या कहेंगे, निश्वसन क्षमता, या जिसे अपन क्या कहते हैं, आईसी। क्या कहेंगे, आईसी, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जब हम नॉर्मली सांस लेंगे तो ज्वारीय आयतन कहेंगे उसे, उसके ऊपर से अगर हम और सांस ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, निश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। मतलब अपन ने पढ़ा था एक, पहले तो देखिए एक फुफ्फुस है, उसमें पहले से इतनी मात्रा में गैस है, उसके बाद में हमने ज्वारीय आयतन लिया, मतलब नॉर्मल सांस ली, उसके बाद में हमने निश्वसन आरक्षित आयतन लिया, तो इतनी मात्रा में गैस हो गई, ठीक है। ज्वारीय आयतन हम जानते हैं कितना होता है, 500 ml, और निश्वसन आरक्षित आयतन कितना होता है, 2500 से 3000। तो जब हम 500 और 3000 को जोड़े तो कितना हो जाता है, 3500। ये अगर मान लीजिए 500 और 2500 को भी जोड़े तो कितना होता है, 3000। तो समथिंग कितनी होती है ये, 3500 ml। हमने नॉर्मली सांस ली, पहले से हमारे वायु फेफड़ों के अंदर गैस से भरी थी, हमने ज्वारीय आयतन लिया, उसके ऊपर और हमने कौन से गैस हमने क्या कर लिया, हमने निश्वसन आरक्षित आयतन ले लिया, मतलब और ज्यादा हिम्मत लगाकर सांस ले ली। तो इसी को, इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, निश्वसन क्षमता या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या आईसी कहते हैं। क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं, उच्च वसित क्षमता। उच्च वसित क्षमता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईसी कहा जाता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उच्च वसित में बाहर निकाली जाती है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, हम सांस लेंगे, हम सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ दी, उसके बाद भी हमारी गैस भरी हुई है हमारे फेफड़ों के अंदर, फिर और सांस बाहर निकालना, मतलब जितनी ताकत हो उतनी अपने शरीर से गैस को बाहर निकालना, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, इसे हम कहते हैं उच्च वसित क्षमता। मतलब कि इसके अंदर कौन सी वॉल्यूम सम्मिलित होगी, ज्वारीय आयतन होगी। हम नॉर्मली हम गैस बाहर निकाल रहे हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं। उसके बाद में उच्च वसित आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित आयतन पढ़ लिया हमने। जितना एक टीवी करने के बाद, यानी कि ज्वारीय आयतन के बाद में हम जितनी हिम्मत लगाकर अपनी सांस बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, उससे अपन कहते हैं उच्च वसित आरक्षित आयतन। इसमें कह रहा है कि उच्च वसित क्षमता मतलब आप एक ताकत लगा के जितना चाहो आप अपनी शरीर से वायु को बाहर निकाल सकते हो, उसे हम कहते हैं उच्च वसित क्षमता, जिसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, ज्वारीय आयतन प्लस उच्च वसित आरक्षित आयतन, ठीक है। सिंपल शॉर्टकट में इसे कहते हैं ईसी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या होती है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता इंग्लिश में इसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और शॉर्ट फॉर्म में कहे तो FRC, ठीक है। इसमें क्या होता है, सामान्य उच्च वसन के बाद, उच्च वसन सामान्य नॉर्मली हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, जो वायु की मात्रा फेफड़ों में बच जाती है, हमने नॉर्मली सांस को बाहर निकाला, उसके बाद जो फेफड़ों के अंदर वायु बच गई है उसे हम कहेंगे क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। इसमें कौन कौन सी वॉल्यूम सम्मिलित है, उच्च वसन आरक्षित आयतन, हमने जो जितनी ताकत लगानी होती है अपने को, ये हमारा फुफ्फुस है, इतनी गैस है, इसमें लिख रखा है उच्च वसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में बच जाती है, ठीक है। मतलब हम टाइडल वॉल्यूम लेंगे, ज्वारीय आयतन लेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, एक तो ये बाहर निकल रहा है, दूसरा हम जोर लगाएंगे, ठीक है, जोर लगाकर जो आयतन बाहर निकालेंगे उतना ये बच रहा है, इसके बाद में ये बच रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कौन कौन सम्मिलित होगा, उच्च वसन आरक्षित आयतन, उच्च वसन आरक्षित आयतन, ठीक है। उच्च वसन आरक्षित आयतन का मतलब क्या है, समझो फिर से, ये नॉर्मली हमने, हमारा फुफ्फुस है, हम जब टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालेंगे मतलब इसी को निकाल रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम ज्यादा जोर लगाएं तो ये वाली वॉल्यूम भी बाहर निकल सकती है, लेकिन ये भी निकाल नहीं रहे हैं हम। नॉर्मली हम कितनी वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हैं, ये वाली। इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने क्या नाम दिया था, उच्च वसन आरक्षित वॉल्यूम, जिसको जोर लगाकर बाहर निकालते। तो ये भी तो बची हुई है ना अपने पास,
बची हुई है ये भी अपने पास, हमने तो सिर्फ इसी को बाहर निकाला है इस क्रिया में, ठीक है। और अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन किसे कहा था कि जितना ज्यादा जोर लगा के आप जितनी वायु को बाहर निकालोगे उसके बाद भी फेफड़ों के अंदर यानी ये वाली वॉल्यूम बची रहेगी। इन दोनों को, इसको इसको, इन दोनों को अपन क्या कहेंगे, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या एफआरसी। इसका मान कितना होता है तो 2300 ml। कितना होता है 2300 ml, यानी कि 2300 मिलीलीटर होता है। क्लियर है। अब इसके बाद में अपनी दो और क्षमताएं हैं, चलिए वो हमारी और क्षमताएं रह जाती है जिसे अपन कहते हैं जैव क्षमता। चौथी अपनी जैव क्षमता है जिसे अपन कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और शॉर्टकट में इसे कहते कहे तो अपन क्या कह सकते हैं वीसी, वीसी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैव क्षमता का मतलब क्या है, जैव क्षमता का मतलब है कि जितना अधिकतम आप बल लगा सकते हो उतनी गैस को अंदर लेना, या जितनी ताकत लगा सकते हो उस गैस को बाहर निकालना, क्या कहलाता है, जैव क्षमता कहलाता है। अधिकतम ताकत के बावजूद बाद में गैस को अंदर लेना, या अधिकतम आप जोर लगाकर जितनी गैस बाहर निकाल सकते हो उसको अपन कहते हैं जैव क्षमता। इंग्लिश में इसे वाइटल कैपेसिटी या वीसी कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी वॉल्यूम सम्मिलित होगी, तो निःश्वसन आरक्षित आयतन, ज्यादा जोर लगा रहे हो अंदर ले रहे हो, ज्वारीय आयतन होगा, और उच्च वसन आरक्षित आयतन। या तो ये हो सकता है इसके साथ में, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। जितनी ताकत आप लगा रहे हो अगर अंदर सांस लेने के लिए, मतलब ज्वारीय आयतन आप कर रहे हो उसके बाद और ज्यादा ले रहे हो उसको निःश्वसन आरक्षित आयतन इसको कहेंगे, ठीक है। और या फिर आप जितना ज्यादा आप बाहर निकाल सकते हो उसको अपन कहते हैं उच्च वसन आरक्षित आयतन प्लस ज्वारीय आयतन। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जैव क्षमता कहा जाता है। इसकी मात्रा कितनी होती है, कितना आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, कितना आप ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल सकते हो, तो इसकी होती है 4600 ml मिलीलीटर में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता यानी अब फेफड़ों से संबंधित है, बाहर निकालना नहीं, फेफड़ों से संबंधित है, मतलब अंदर लेना है। टोटल लंग कैपेसिटी, शॉर्टकट में गए तो टीएलसी। इसका मतलब क्या है, अधिकतम प्रयास, आपने जितना हो सकता है अपना जितना बल ले लो, लगा लो, फिर आप गैस को अंदर लो। जितना अधिकतम प्रयास के बाद में अगर गैस को अंदर ले रहे हो आप, जितना ताकत हो उतनी गैस को अंदर ले लो, उसको अपन कहेंगे फेफड़ों की कुल क्षमता या टीएलसी या वीसी, टीएलसी कहेंगे। और टीएलसी का मान कितना होता है, वीसी प्लस आरवी। कितना होता है, वीसी प्लस आरवी, ठीक है। टोटल कितना होता है 5800 ml, 5800 मिलीलीटर, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेती हूँ। नेक्स्ट इनके बाद में जैव क्षमता के बाद में आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है अपना कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कहीं पर पानी में डूब जाता है या कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहां पर बहुत ज़्यादा जो है विषैली गैसें हैं, वहां पर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अब वो व्यक्ति जो है क्या करता है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, उसका हृदय धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वायु जो है वो आदान प्रदान नहीं हो रही, अंदर नहीं जा रही, बाहर नहीं जा रही। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की कैसे जान बचाएंगे, तो उस स्थिति में हम ये करेंगे कि हमारी हम जो है किस प्रकार से उसको ऑक्सीजन उसके शरीर में पहुंचा सकें और उसके शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से बाहर निकाल सकें। क्योंकि वो व्यक्ति तो जिंदा है, जिंदा है इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर से नहीं जा रही है, उसका मतलब क्या है, कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, उसको भी शरीर से बाहर निकालना है, वरना वो उसके लिए घातक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। तो देखिए कृत्रिम श्वसन जो होता है वो बहुत सारी विधियों का होता है, बहुत सारे प्रकार का होता है। कोई मशीनों से करता है, कोई किसी से जो रोगी व्यक्ति है उसको सांस लेने की कोशिश करता है। इसमें से एक प्रमुख या एक फेमस विधि है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, मुख से मुख श्वसन क्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, नॉर्मली यही जगह देखते हैं, फिल्मों में देखा होगा कोई व्यक्ति जो है उसमें गिर गया, पानी के अंदर गिर गया, उसको उठा के लाए और फिर उसको माउथ टू माउथ, मुख से मुख उसको क्या कहते हैं, उसका नाक पकड़ के फिर उसको सांस देते हैं, हवा भरते हैं उसके शरीर के अंदर और फिर वापस उसका नाक छोड़ते हैं, फिर वापस बाहर आती है सांस। तो ये आपने नॉर्मली देखा होगा। इसमें होता क्या है देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति है इस चीज से ग्रसित है,
कहीं उसकी सांस रुक गई है, उसको लाकर सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा लेटा देंगे। लेटा दिया सीधा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक हाथ तो उसके क्या रखेंगे, माथे पर रखेंगे, एक हाथ उसकी गर्दन पर, और उस गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। ऊपर क्यों उठाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो जीभ होती है यहाँ तक होती है, बाहर तक, ठीक है, अंदर से बाहर होती है। हम सभी जानते हैं जीभ क्या होती है। जो जब वो व्यक्ति सो रहा है तो उसकी जो जीभ होगी वो उससे क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर तालू से चिपक जाएगी। चिपक जाएगी मतलब एक तरह से श्वसन जो आने जाने का स्थान है उसको बंद कर देगी। उसको ऊपर उठाएंगे ताकि वो जीभ नीचे खींच जाएगी और अंदर का जो श्वसन मार्ग जो है वो खुल जाएगा। और सर का जो ये हाथ है उससे क्या करेंगे, नाक को दबा लेंगे, नाक को बंद करेंगे। अब दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसके माउथ से, मुख से उसके मुख को टच करवाकर उसके अंदर जो उसकी जो गैस है या उसकी जो वायु है वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के अंदर डालने की कोशिश करेगा, डालेगा, भरेगा, वायु को भरेगा, ठीक है। जैसे हम टायर में वायु भरते हैं वैसे भरेंगे, भर दी वायु। अब उसके माउथ को भी खुला छोड़ना है, उसके नाक को भी छोड़ना, ताकि वो गैस जो है वापस बाहर आ सके। तो इस तरह से वापस उसके अंदर क्या हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा, मतलब गैसें आने लगेगी, बाहर जाने लगेगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, कृत्रिम श्वसन होता है। इससे किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। अगर ऐसा हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो जिंदा है व्यक्ति और अगर हम उसे कृत्रिम श्वसन देकर उसकी जान बचा सकें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे उस व्यक्ति की क्या होगी, जान बच जाएगी, ठीक है। अब अपना जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, श्वसन संबंधी रोग। कौन सा टॉपिक है अपना, श्वसन संबंधी रोग। लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इजी है। श्वसन संबंधी रोग यानी कि श्वसन लेने में कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है, किन किन कारणों से हमारा जो श्वसन तंत्र है वो कार्य करना बंद कर सकता है, उसमें किस प्रकार से खराबी आती है, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा लेसन खत्म, पूरा पूरा लेसन खत्म। अब आप लोग कहते हो आप कोर्स नहीं करवा रहे हो, कोर्स नहीं करवा रहे हो, देखो इतना जल्दी जल्दी अपना कोर्स हो रहा है ना। और अभी तो वैसे भी सिलेबस कट के आने वाला है, तो सिलेबस कटने के बाद में जो अपना बचे कुछ रहेगा, थोड़ा सा ही तो बचेगा, क्योंकि सिलेबस तो वैसे कटेगा। इनमें से अपने थोड़ा बहुत तो हो ही गया, अपने ये छठा लेसन चल रहा है अपना, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत बचेगा उसको भी अपन कर लेंगे, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल कोर्स आपका क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमें पढ़ना है श्वसन संबंधी रोग। इसके अंदर सबसे पहला जो रोग है वो कौन सा है, अस्थमा। पहला जो अपना रोग है वो है अस्थमा, या इसको क्या कहा जाता है, दमा। अस्थमा या दमा, इसमें क्या होगा, देखिए नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं अपने को। अस्थमा या दमा किसे कहेंगे, ये किसकी वजह से होता है, सबसे पहली बात कि किसकी वजह से होता है। मान लीजिए कोई एलर्जी कारक है, जो एलर्जी करते हैं वो शरीर में आ गए, या कोई ऐसे रसायन हैं जिनके हम संपर्क में आ गए, तो उनकी वजह से क्या होता है, हमने श्वसनीय जो पढ़ी थी, उनकी जो झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली जो होती है, उसमें क्या हो जाती है, सूजन आने लग जाती है। सूजन आने की वजह से क्या होगा, व्यक्ति को खांसी आने लग जाएगी, ठीक है। उसे वो जब बोलेगा या वो जब सांस लेगा तब उसमें से सीटी की आवाज आने लग जाएगी, सीटी की आवाज आने लग जाएगी। और जो श्वसनीय होती है वो कैसी हो जाती है, सूज जाती है। सूजने की वजह से उनमें से जो है गैस का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा रोग हो गया, अस्थमा, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी चलेगी व्यक्ति को, उसकी जो श्वसनीय होगी उसमें सूजन आ जाएगी, उसमें श्लेष्मा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और वो सांस लेने में उसको दिक्कतें आएगी। इसे अपन क्या कहते हैं, अस्थमा या दमा रोग। इसका उपाय क्या क्या है कि जिस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई एलर्जी से जैसे मिट्टी हो गई, पराकण हो गए, उनसे अगर उनको एलर्जी है तो उनको क्या रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, नॉर्मल सा है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं श्वसनी शोथ। श्वसनी शोथ, इसमें भी क्या होगा, श्वसनी शोथ में क्या होगा, ये जो रोग है किसकी वजह से होगा, जैसे व्यक्ति कोई धूम्रपान कर रहा है ना, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनके अंदर भी जो श्वसन नलिकाएं होती है या श्वसनियां होती है, उनमें जो है वो सूजन आने लग जाती है। उसका जो वो जो सूजन आने की वजह से वहाँ का जो जैसे मान लीजिए ये कोई भी श्वसनी है, इसके अंदर सूजन आ जाएगी,
सूजन आ जाएगी तो इसका जो ये स्थान है, बीच का स्थान है, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे गैसें जो है इजीली अंदर बाहर नहीं आ सकेगी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होगी, खांसी चलने लगेगी। ठीक है, ये होता है अपना श्वसनीय शोथ। तीसरा अपना जो रोग है वो कौन सा है, वात स्फीति। वात स्फीति, वात स्फीति में क्या होगा, देखिए देखिए जो वात स्फीति है इसमें भी क्या होगा कि इसके जो श्वसन मार्ग होगा, श्वसनी जो होगी, ये भी किससे होता है, तो अत्यधिक धूम्रपान से। इसीलिए कहा जाता है धूम्रपान नहीं करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि धूम्रपान जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो ये श्वसनियां होगी इनके बीच में सूजन आ जाएगी। इनके बीच में सूजन आने की वजह से क्या हो जाएगा, इनका जो बीच का स्थान होगा उसमें गैसों का आदान प्रदान आसानी से नहीं हो पाएगा, ये सूज जाएगी, व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, वात स्फीति। नेक्स्ट आता है अपना न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किस जीवाणु के द्वारा होता है, ये देखिए किसी रोग कारक की वजह से होता है। तो किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोनी, अब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है यानी कि एक जीवाणु है, एक जीवाणु है। ये जीवाणु क्या करेगा, हमारी कोशिकाओं को नष्ट करेगा, या मैं यूं कहूं कि हमारी WBC को नष्ट करेगा। और वो WBC कहाँ पर, वो WBC या फिर उसका जो तरल होगा थोड़ा बहुत, वो कहाँ पर चली जाएगी, इस तरह की संरचना पड़ी थी अपन ने, इनको हम कहते हैं कूपिका। कूपिका, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये तरल भरने लग जाएगा, तरल भरने लग जाएगा और WBC या कोशिकाएं जो होगी वो इकट्ठी होने लग जाएगी। इकट्ठी होने की वजह से ये कूपिकाएं, या कूपिकाएं किस में होती है, फेफड़ों में होती है। अगर कूपिकाओं का वजन बढ़ेगा या कूपिकाएं हैं जो है उनके अंदर सूजन आएगी, तो फेफड़ों के अंदर भी क्या आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। इसे अपन कहते हैं न्यूमोनिया। ठीक है, पांचवा जो अपना आता है वो कौन सा आता है, फुफ्फुस कैंसर या फेफड़ों का कैंसर, लंग्स कैंसर। ये भी किससे होता है, अत्यधिक धूम्रपान की वजह से होता है। ज्यादा कोई व्यक्ति अगर धूम्रपान कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगी, कुछ ऐसे केमिकल्स जो होते हैं वो फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती है उनकी उन रसायनों की वजह से जो फेफड़ों की कोशिकाएं होगी, मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं, तो इनके अंदर जितना विभाजन होना चाहिए उतना ना होकर बहुत ज्यादा विभाजन होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत अत्यधिक विभाजन होने लग जाएगा, जिससे वहां पर एक गांठनुमा संरचना बन जाएगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। जिससे व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, वही दिक्कतें होंगी जो सांस नहीं, वही दिक्कतें होंगी, कौन कौन सी, सांस नहीं ले सकता है, सांस बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है, इसे अपन कहते हैं फुफ्फुस कैंसर। तो ये आपके कुछ श्वसन संबंधी रोग थे आपकी बुक के अंदर, जो नॉर्मली है, इजी है, कुछ नहीं है। किन किन की वजह से होता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो पहली चीज की एलर्जी कारकों से दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज मेन चीज है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपके ये जो चैप्टर था आपका पूरा का पूरा वो मानव श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाई चांस अगर कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें रह गई हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट जरूर करें। कमेंट में मैं ज़रूर आपको अगली क्लास में, जो भी अपनी अगली क्लास होगी उसमें मैं ज़रूर आपका आंसर करने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू।